मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैंसर इज इक्वेटेड विद अ डेथ सेंटेंस। हाँ, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो, भले ही उससे वो कल उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन उससे उनको उतना डर नहीं लगता। किडनी की बीमारी है, उससे उनको डर नहीं लगता। बट लोगों को ऐसा लगता है कि अब कैंसर हो गया मतलब अब ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। विदेशों में तो हर 8 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो 20 से 25 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है, बट अगर हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो फिर उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में सबसे आम कैंसर है, लेकिन 40 साल से कम उम्र की महिलाओं में यह अलग ढंग से देखने को मिलता है, अक्सर अधिक आक्रामक रूप में और जीवन के ऐसे पड़ाव में जब करियर, परिवार और रिश्तों की जिम्मेदारियां चरम सीमा पर होती है। आज हमारे साथ है डॉक्टर रवि जायसवाल। ये रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने वुमेन ब्रेस्ट कैंसर में एक गहन अध्ययन किया है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर जायसवाल जी से विभिन्न बिंदुओं पर, जैसे कि इनसे कैसे बचें, इनकी स्टार्टिंग की जो जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग आती है वुमेंस पे, जो उनको पहचान में नहीं आती है, उनको पता ही लगता कि ये कहाँ से हो रहा है, कैसे स्टार्ट हो रहा है, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में। और मेन मुद्दा हमारा ये रहेगा यहाँ पे कि हम उन पे जागरूकता कैसे लाएं। तो हम आते हैं हमारे पहले सवाल पे कि ब्रेस्ट कैंसर वुमेंस पे हम ओपनली चर्चा क्यों नहीं कर सकते, ओपनली हम इस पे बात क्यों नहीं कर सकते, वुमेंस इसमें बात करने से इतनी घबराती क्यों हैं? सो अनामिका, टुडे हैपेंस टू बी अ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ एंड आई थिंक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने रखा, क्योंकि कैंसर इज़ ए बिग सोशल स्टिग्मा इन आवर कंट्री। जब हम कैंसर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो मरीज़, उसके परिवार वाले, सबके अंदर में एक भय रहता है, एक डर होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैंसर इज़ इक्वेटेड विद अ डेथ सेंटेंस। लोगों को ऐसा लगता है कि अब कैंसर हो गया मतलब अब ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सो इट हैज़ बिकम अ सोशल स्टिग्मा। हाँ, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो, भले ही उससे वो कल उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन उससे उनको उतना डर नहीं लगता। किडनी की बीमारी है, उससे उनको डर नहीं लगता। बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कैंसर, तो इससे एक अलग सा भय मरीजों में, उनके परिवार वालों में हम लोग देखते हैं। और ख़ास तौर पे जब ये कैंसर एक फीमेल, एक फेमिनिटी के ऐसे ऑर्गन से रिलेटेड है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर, जिसे हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। जो ब्रेस्ट ऑर्गन है, इट इज़ वेरी इंटीमेट फॉर ए फीमेल। इट इज़ ए सेक्सुअल ऑर्गन, इट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ लैक्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो जब इसमें गठान हो जाती है तो महिला एक झिझक से, संकोच करती है अपने फ्रेंड्स से शेयर करने में। कई बार वो अपने हस्बैंड से नहीं बताती, अपने पेरेंट्स से नहीं बताती, तो डॉक्टर के पास पहुंचना तो और भी दूर है उसके लिए। So this is a social stigma, and that is the only reason why we should have more open discussion about breast diseases and breast cancer, so that we make people aware कि नहीं, हमको इस पे बात करनी है। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है, बट अगर हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो फिर उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? ये काफ़ी अच्छा आंसर दिया आपने। तो मेरा दूसरा सवाल था कि 30 साल की वुमेन पे और 60 साल की वुमेन पे क्या ऐसे जैविक डिफरेंस आता है जो आप हमें बताना चाहते हैं? क्या ऐसे डिफरेंसेस होते हैं दोनों में? यूजुअली अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो इट इज़ ए डिसीज़ ऑफ एल्डरली फीमेल्स, मतलब 50 साल से ज़्यादा की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होगा। और अगर हम भारत की बात करें, विदेशों में तो हर 8 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो 20 से 25 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है। अब इसमें 70% ब्रेस्ट कैंसर 50 साल से ज़्यादा वाली महिलाओं को होते हैं, और जो 30% ब्रेस्ट कैंसर्स हैं ये अर्ली एज में होते हैं, यानी 25 से 50 साल के भीतर की महिलाओं में। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि ये महिलाओं को अक्सर जो 50 साल बाद होने वाला ब्रेस्ट कैंसर इनको जल्दी क्यों होता है, ये हम समझते हैं। फर्स्ट इज हेरिडिटरी फैक्टर्स। उदाहरण के लिए एक जीन है जिसका नाम है BRCA, इसे ब्राका जीन कहते हैं। एक बहुत मशहूर हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, इनका नाम है एंजेलिना जोली, शायद आपने इनके बारे में सुना होगा।
तो एंजेलिना जोली को 35 इयर्स की एज में पता चल गया था ब्लड टेस्ट से कि उनकी ग्रैंड मदर को ब्रेस्ट कैंसर है और ये BRCA नाम का जीन उनके भी ब्लड में प्रेजेंट था। तो ये ब्रेस्ट कैंसर होने से पहले ही उन्होंने अपने ब्रेस्ट और ओवरीज की सर्जरी करके निकाल दिया। इसका मतलब है कि अगर हम ऐसे जीन्स हमारे ब्लड में मौजूद है जो हम हमारे पेरेंट्स से कैरी करते आए हैं तो हमें कैंसर होने की रिस्क ज़्यादा है और ये कैंसर कम उम्र में होते हैं। लेकिन ये रिस्क फैक्टर 10% महिलाओं में होता है। लेकिन जो 90% महिलाएं हैं जिनको कम एज में ब्रेस्ट कैंसर होता है, यूजुअली दिस इज बिकॉज ऑफ फॉल्टी लाइफस्टाइल। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक नहीं है, देयर इज़ ए अर्बन इंडिया एंड देयर इज़ ए रूरल इंडिया। अगर हम अर्बन इंडिया की बात करें जैसे बॉम्बे, दिल्ली, इवन रायपुर इज़ पार्ट ऑफ अर्बन इंडिया नाउ, यहाँ पे जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है दैट इज़ 1 in 20। लेकिन जब हम रूरल गाँव की बात करें तो यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस इज़ 1 in 60। मतलब हमारे गाँव में और हमारे शहरों में इतना लाइफस्टाइल डिफरेंस है। पर्टिकुलर इसमें खास तौर पे हम बात करें तो जो शहर की महिलाएं हैं ये डिलेड इनकी शादी होती है, इनके पीरियड्स कई महिलाओं के जल्दी आते हैं, तो इसकी वजह से इनके ब्रेस्ट के ऊपर जो ओवरी का हार्मोन है ईस्ट्रोजन, इसका एक्सपोजर ज़्यादा रहता है और ईस्ट्रोजन के एक्सपोजर ज़्यादा होने की वजह से जो सामान्य इनका ब्रेस्ट में जो गठान है वो कैंसर की गठान का रूप धारण करती है। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, ओबेसिटी, मोटापा, इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सारी एक्टिविटीज़ महिलाओं में ईस्ट्रोजन के एक्सपोजर को बढ़ाती है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से हम अक्सर देख रहे हैं कि ये कैंसर जो 50 से ज़्यादा होना चाहिए वो 30 to 40 में वी आर सीइंग देम। ओके, आजकल के वुमेंस में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं या फिर इसकी ट्रीटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं कि इस दोनों के डिफरेंस आप बता पाएंगे? देखो, इसमें मेन डिफरेंस ये है कि कोविड टाइम्स के बाद से पीपल हैव बिकम मोर अवेयर। पहले हम उतने अवेयर नहीं थे बीमारियों को लेके, लेकिन कोविड टाइम्स ने हमको सिखा दिया है कि हमको स्क्रीनिंग करा रही है, हमको समय पे जांच करानी है और ये अवेयरनेस की वजह से आजकल फीमेल्स रूटीनली स्क्रीनिंग अपनी करने लगी है और इसकी वजह से इसका इंसिडेंस हमको ज़्यादा दिखाई देने लगा है। सो दिस इज़ अगेन वन मोर फैक्टर, क्योंकि हम जांच ज़्यादा कर रहे हैं तो हम ज़्यादा महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये विदेशों की तुलना में काफ़ी कम है। मैंने आपको पहले बताया था कि विदेशों में 8 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है, इंडिया में 25 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है। लेकिन फिर भी अगर हम ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड डेथ की बात करें तो इंडिया इज़ द कैपिटल। इंडिया में सबसे ज़्यादा महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर से डेथ होती है। द ओनली रीज़न इज़ कि हम ये बीमारी को लेट स्टेज में पकड़ते हैं, स्टेज 3, स्टेज 4। अर्ली स्टेज में हम लोग नहीं पकड़ पा रहे, पेशेंट हम तक नहीं पहुँचते स्टेज 1, स्टेज 2 में। यूजुअली वी डायग्नोज देम एट स्टेज 3, स्टेज 4। अक्सर यहाँ पे इट इज़ मेटास्टासाइज्ड, मतलब वो बीमारी जो स्तन की गठान है वो ऑलरेडी लिवर में, हड्डियों में, बोन में फैल चुकी है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, अच्छा आप हमें ये बताइए कि डेंस ब्रेस्ट टिश्यू ये क्या होता है और ये वुमेन्स पे रुकावट क्यों पैदा करता है गांठ बनने में, अगर उनको पता क्यों नहीं चल पाता कि जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो हम यंग फीमेल्स की बात करें, यंग फीमेल से मेरा मतलब है 45 ईयर्स से कम की महिलाएं। तो 45 ईयर्स के कम की महिलाओं का जो ब्रेस्ट है, जो उसके अंदर में जो ग्लैंड्स है, जो ब्रेस्ट की डक्ट्स है, वो बहुत डेंस होती है। एंड वंस इट इज़ मोर देन 45 दे बिकम लूजेंड, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और इसी वजह से जो ब्रेस्ट कैंसर है वो 50 ईयर्स से ज़्यादा में मैमोग्राफी पे दिखाई देता है। तो ये दोनों की जांच अलग है। अगर हमको अर्ली यंग महिलाओं के डेंस ब्रेस्ट को देखना है तो हमको सोनोग्राफी करनी पड़ेगी, अल्ट्रासोनोग्राफी। यदि हमको 45 ईयर्स से ज़्यादा वाली महिला की जांच करानी है स्क्रीनिंग के लिए तो हमको मैमोग्राफी करानी पड़ेगी, क्योंकि जो ब्रेस्ट की डेंसिटी है दोनों में अलग है। उम्र के हिसाब से हमारी ब्रेस्ट लेस डेंस हो जाती है। ओके, जैसे हमारे परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, हमारी हिस्ट्री में अगर देखा जाए किसी को, हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग में किसी को भी नहीं है, तो ये अभी यंग जनरेशन में युवाओं को ये सारी चीज़ें फेस क्यों करना पड़ रहा है? अगर उनकी जीवन शैली ऐसी नहीं है,
फिर भी उनको ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें उनको क्यों फील करना पड़ रहा है? सो कैंसर इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स डिसीज़. सो ने कैंसर, अच्छा कैंसर होता क्यों है? कोई भी एक नॉर्मल गठान, अगर हमारे बॉडी में सेल्स होती है जिसमें डीएनए होता है, जिसमें जीन्स होते हैं, ये जीन्स का काम है कि कोई भी ख़राब सेल है उसको मारे, फिनिश करे और शरीर से बाहर फेंक दे. लेकिन ये डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारे बॉडी के पुलिसमैन है, जो वॉचमैन है, जिनका काम है कि ये खराब सेल को मार के बाहर फेंके, अगर यही खराब हो जाए, चाहे वो कोई भी वजह से हो, चाहे वो खराब जीन्स की वजह से हो, चाहे वो फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो, चाहे वो अल्कोहल की वजह से हो, स्मोकिंग की वजह से हो, एस्ट्रोजन ज़्यादा हो, लाइफस्टाइल खराब हो, इनएक्टिविटी हो, ओबेसिटी हो, वजह चाहे जो भी हो, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जब खराब हो जाता है तब ये नॉर्मल गठाने कैंसर का रूप धारण करती है. BRCA टेस्ट करवाना क्यों इतना ज़रूरी माना जाता है? BRCA टेस्ट इसीलिए इतना ज़रूरी है कि जो 7 to 10% कैंसर्स जो हेरिडिटरी होते हैं और अक्सर यंग महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, ये दे आर रिलेटेड टू फैमिली हिस्ट्री और फॉल्टी जीन्स. तो ये जो BRCA है ये पुलिसमैन है. इसका काम है कि हमारे जो कैंसर सेल्स जो नॉर्मल गठाने बनती है उसको आइडेंटिफाई करे और उसको फिनिश करे. लेकिन जब ये म्यूटेशन बॉडी में प्रेजेंट हो जाती है तो हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि वो एब्नॉर्मल सेल को आइडेंटिफाई कर पाए. इसी वजह से ये महिलाओं में कैंसर होता है. तो अगर हम ब्लड में BRCA जीन को डिटेक्ट करते हैं, इट इज़ ए सिंपल ब्लड टेस्ट, और ब्लड में अगर कोई महिला को BRCA जीन है, यानी ये महिला को 60 से 80% चांस है कि ब्रेस्ट या ओवरी, अंडाशय का कैंसर, इनको भविष्य में अगले 10 या 20 साल में होने की संभावना है. सो द रिस्क इज़ वेरी हाई, 60 to 80%, एंड दैट इज़ वाई BRCA ब्लड टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. गांठ बनने के अलावा महिलाओं का त्वचा सिकुड़ जाना, निप्पल्स का अंदर धंस जाना और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जिनको वुमेन्स इग्नोर करती हैं, तो ये इग्नोर करना चाहिए या फिर इस पे ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल भी महिलाओं को अपने ब्रेस्ट के चेंजेस को इग्नोर नहीं करना है. सो मेरा पहला मैसेज आपके कॉन्वर्सेशन से सारी महिलाओं को ये होगा कि जब हमारे पीरियड्स आते हैं तो उसका जो 5th डे होता है, दैट इज़ द परफेक्ट टाइम दैट एवरी फीमेल शुड एग्जामिन हर ब्रेस्ट बाय हर सेल्फ. इसे हम कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. वो महिलाओं को उनके दोनों ब्रेस्ट को फील करना है कि उनको कोई गठान दिखाई देती है या नहीं, बगल को यानी जिसे एक्सिला कहते हैं इसे फील करना है, आर्म पीट को कि यहाँ पे कोई गठान दिख रही है या नहीं, दोनों ब्रेस्ट के आकार को देखना है कि कोई ब्रेस्ट का आकार बड़ा है या छोटा है, स्किन चेंजेस को देखना है. कभी कभी प्यूडी ऑरेंज यानी ऑरेंज कलर की अपीयरेंस होता है जो भी एक कैंसर का लक्षण है. निप्पल को देखना है कि निप्पल से ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है या नहीं, निप्पल अंदर की तरफ तो नहीं खिसक रहे हैं, या नेक में कभी कभी महिलाओं को गठान फील होती है, इसे लिम्फ नोड्स कहते हैं. सो ये सबको महिलाओं को ऑन 5th डे ऑफ हर मेंस्ट्रुअल साइकिल थ्रू आउट हर लाइफ एग्जामिन करना चाहिए. और ये कोई भी लक्षण हो तो शी हैज़ टू कंसल्ट हर गायनेकोलॉजिस्ट और एक कैंसर डॉक्टर की आई फील समथिंग एबनॉर्मल इन माई ब्रेस्ट, कैन यू प्लीज़ हैव एन अटेंशन. युवतियाँ अक्सर बस ये बात करके टाल देती हैं कि थोड़ा सा ही गांठ है, ठीक है, इसे इग्नोर करते हैं, तो वो किन मुसीबतों का वो सामना कर सकती हैं आगे जाके? 80% ऑफ लंप इन द ब्रेस्ट आर पेनलेस. 80% जो गठाने ब्रेस्ट में होती है उनमें कोई दर्द नहीं होता, उसका कोई सिम्टम नहीं होता है. और यही कारण है जो वेस्टर्न वर्ल्ड और इंडियन वर्ल्ड में डिफरेंस है. जो मैंने आपको आंकड़ा बताया कि हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस विदेशों में कम होने के बावजूद भी डेथ्स ज़्यादा है, क्योंकि हमारी महिलाएं ये सारी सिंपल अर्ली साइंस को इग्नोर करती है. जो ब्रेस्ट में पेनलेस लंप है, जो एक्जिला में पेनलेस लंप है, जो निप्पल में सिंपल चेंजेस है, उनको लगता है यार इसे तो मुझको कोई तकलीफ नहीं है, जब मुझको तकलीफ होगी तब मैं डॉक्टर के पास जाके दिखाऊंगी. लेकिन अक्सर वो जब तक डॉक्टर तक पहुंचती है दिखाने के लिए तो जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है ये स्टेज 3 या स्टेज 4 में पहुंचा हुआ रहता है. तो नेवर इग्नोर एनी लंप इन योर ब्रेस्ट. ज़रूरी नहीं है कि ब्रेस्ट की सारी गठान कैंसर की गठान हो, ऐसा हो सकता है कि वो गठान कैंसर की ना हो, नॉर्मल गठान हो. लेकिन जब तक आप डॉक्टर से दिखाओगे नहीं, डॉक्टर उसको सर्टिफाई नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे कह सकते हो कि ये गठान कैंसर की गठान नहीं है. सो विजिटिंग योर प्राइमरी हेल्थ फिजिशियन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यंग वुमेन्स में ट्रीटमेंट्स की सबसे देरी की वजह क्या है? या तो फिर डॉक्टर्स इसे हल्के में ले रहे हैं या तो फिर वुमेन्स इसे काफ़ी ज़्यादा हल्के में ले रही कि नहीं ये तो नॉर्मल है, ये गठान है, ये हो जाते हैं. सी
व्हेन यू आर 30-40, जैसे आई एम नाउ 38, तो ये यंग एज में हमारा फोकस कहीं और चीज़ों पे होता है. फॉर एग्जांपल द फोकस अभी अभी हमारा एजुकेशन ख़त्म हुआ है, बहुत बचपन से स्कूल गए, फिर कॉलेज गए, फिर हमने पढ़ाई की, फिर हमने एक नया जॉब ढूंढा, जॉब ढूंढने के बाद में वी गेट मैरिड, वी हैव ए रिलेशनशिप, वी हैव किड्स. ये सारा जो पीरियड है इट इज़ यूजुअली बिटवीन दिस एज ऑफ 30 to 40 एज. सो फोकस इन दिस अर्ली एज इज़ टू बिल्ड योर करियर, to have a family, to think about yourself, about your kids, about your job. People themselves are not settled. उनको पता नहीं है कि आज वो यहाँ पे रायपुर में जॉब कर रहे हैं, कल वो यूएस में जॉब करेंगे. they don't know. और जब ऐसे समय पे when disease hits you, when you're so young, it is very very stressful. People just don't want to accept this. कि अगर कोई महिला है, उसका यंग करियर है, अच्छा करियर चल रहा है, शी इज़ ए टीचर, शी इज़ डूइंग सम जॉब, व्हाटएवर शी इज़ वर्किंग, एंड इफ़ शी सडनली एनकाउंटर्स देयर इज़ ए लंप इन अ ब्रेस्ट, वो अंदर से ये सोचती है कि यार ये तो कुछ नहीं है, ये कोई कैंसर की गठान नहीं निकलेगी, कुछ नहीं निकलेगा. अगर खुदा न खास्ता गलती से अगर ये कैंसर की गठान निकल जाएगी तो मुझको ब्रेस्ट की सर्जरी करानी पड़ेगी, उससे मेरा अपीयरेंस ख़राब हो जाएगा, मुझको डॉक्टर के पास, आई कैन नॉट अफोर्ड ऑल दिस थिंग्स. एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई शी डिलेज एंड डिलेज एंड डिले. ये डिले कभी ख़त्म नहीं होता. ये तब ख़त्म होता है जब उसे इतने सिम्टम्स हो जाते हैं जब वो कैंसर ऑलरेडी फैल जाता है. एंड दैट इज़ द व्हाट आई सी यूजुअली इन माई प्रैक्टिस. जी, अगर डॉक्टर एक वुमेन की चिंता को काफ़ी गंभीरता से सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो एक वुमेन के पास क्या ऑप्शन रहता है? क्या वो कोई और दूसरा डॉक्टर हायर कर सकते हैं, उनसे सजेशन ले सकते हैं? सी, if there is a problem, and sometimes it happens कि when you're 30-40 you go to primary physician, और वो physician को लगता है कि यार that this may not be needlessly ये female is getting worried, she is very anxious, she is nervous, she is stressful, and that is why she is saying. But I think इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डॉक्टर, जो भी वो फीमेल को एग्जामिन करे, वो प्रॉपर उनका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, उनके एक्जिला का एग्जामिनेशन करें, और जब भी उनको छोटी भी गठान लगती है, डोंट टेक इट लाइटली, डू अ स्कैन, एक अल्ट्रासोनोग्राफी. अगर इफ़ शी इज़ लेस दैन 45, शी इज़ 45 to 55, डू अ मैमोग्राफी ऑफ द ब्रेस्ट. सिंपल टेस्ट है जो सब जगह अवेलेबल है. बी वेरी श्योर दैट इट इज़ नॉट ए मेजर प्रॉब्लम, इट्स अ सिंपल थिंग. एंड आई थिंक if you do these simple things correctly, usually you don't miss a diagnosis. एक यंग वुमेन और एक ओल्ड वुमेन, दोनों में ट्रीटमेंट्स में क्या क्या डिफरेंस आते हैं? Whenever we talk about treatment for cancer, there are a lot of things. One is surgery for breast, one is chemotherapy, then third is radiation therapy, hormonal tablets, targeted therapy. Cancer is a complex disease. Variety of females will require different types of treatment. लेकिन सबसे चैलेंजिंग जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ वो है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन. कभी कभी क्या होता है कि वी गेट फीमेल्स जिनके कोई दे डोंट हैव इश्यूज, दे डोंट हैव किड्स, दे हैव जस्ट गॉट मैरिड और दे आर अनमैरिड एंड दे हैव अ ब्रेस्ट कैंसर. नाउ देयर वरी इज़ कि अगर आप कीमोथेरेपी देंगे डॉक्टर साहब तो इससे क्या मेरी फर्टिलिटी अफेक्ट होगी? You will remove my breast. Sometimes you will also have to remove ovary if it is a BRCA positive cancer. So ये मेरी fertility को affect करेगा. Second, their worry is कि आगे चल के मुझको क्या क्या इससे प्रॉब्लम हो सकते हैं. Sometimes your treatment can have effect on long term effects on your health, like your bone health issues, your heart issues. So then the third is few females want to get married in the near future, and breast being such a feminist organ, it's such a vital organ for females. So there a lot of discussions going around these things. जब हम older females की बात करते हैं, once they are more than 45, now their family is complete, they have kids, they have been through their life, midway of their life. Here their challenges are different. यहाँ पे fertility is not their first concern. Preserving the entire breast is not their first concern. इनका first concern होता है कि मुझको कैंसर मुक्त जीवन जीना है. But because of their elderly age, they may have treatment related effects on their heart, on their kidneys, on their bones. तो ये थोड़ा सा slight focus shift होता है treatment में. जी, इलाज शुरू करने से पहले फर्टिलिटी की सुरक्षा क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होती है? उसको और कोई ऑप्शंस?
सो फर्टिलिटी यस, अगर कोई महिला है जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर अर्ली एज में डायग्नोसिस करते हैं और ख़ास तौर पे अगर उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है या वो मैरिड नहीं है तो फर्टिलिटी बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। और फर्टिलिटी उनकी प्रिजर्व करने के लिए फिर हमारे पास में 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि जो उनकी ओवरीज है, जिसको हम अंडाशय कहते हैं महिलाओं की, वो एक oocyte नाम की ग्लैंड होती है, तो oocyte को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ वी कैन, अगर शी इज़ मैरिड तो जो एम्ब्रियो है जो oocyte और स्पर्म के कॉम्बिनेशन से बनता है, वो एम्ब्रियो को हम लोग फ्रोजन करके वी कैन स्टोर इट, विच कैन बी देयर फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर। एंड थर्ड ऑप्शन इज़ कि जो ओवरी के ऊपर का लेयर है उसके टिश्यू को भी हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो देयर आर 3 ऑप्शंस। तो जब उनका इलाज कंप्लीट हो जाए और उसके बाद में यदि उनको मिनोपॉज भी हो जाए और ओवरीज भी काम करना बंद कर दे, यू कैन यूज़ दिस थिंग्स दैट यू हैव स्टोर्ड प्रायर टू स्टार्टिंग ऑफ योर ट्रीटमेंट, और ये उनको हेल्पफुल रहेगी थ्रू आउट हर लाइफ टू प्लान फॉर द बेबीज एंड हैव रिप्रोडक्शन। एक वुमेन का जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो क्या वो फिर से माँ बन सकती है या माँ बनने में सुरक्षा महसूस करती हैं? अर्ली एज में जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो 20-30% टाइम्स अगर उनको कीमोथेरेपी मिली है तो चांस है कि वो उनको मेनोपॉज जल्दी हो जाए। तो इसका रिस्क लेकिन 20 से 30% है। इसीलिए जो हमने पहले चर्चा की कि हमको oocyte को प्रिजर्व करके रखना है, एम्ब्रियो को प्रिजर्व करके रखना है, अगर हम इसको प्रिजर्व करके रखेंगे तो 100% वो माँ बन पाएगी। 70 to 80% ऑफ द टाइम ये अगर हम नहीं भी करते हैं तब भी फर्टिलिटी रिवर्स हो जाती है। अगर आपने उनकी ओवरीज को नहीं निकाला है, फैलोपियन ट्यूब्स को नहीं निकाला है, तो शी कैन हैव बेबी। सो देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग कि वो आगे चल के माँ नहीं बनेगी। लेकिन हमेशा अगर आप यंग फीमेल्स के केस के साथ डील कर रहे हो तो इट इज़ एडवाइसेबल कि आप पहले से ही उनकी oocyte को या एम्ब्रियो को प्रिजर्व करके रखो। शरीर में बॉडी इमेज, एक करियर, वुमेंस में काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव आ जाता है ये सारी चीज़ों को लेके। तो वुमेन्स ये सब चीज़ों को कैसे सॉल्व करें? अगर उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है, उनके ऊपर फैमिली प्रेशर होता है, उनको अपनी फैमिली देखनी पड़ती है, अपना फ्यूचर, अपने रिश्तेदार, काफ़ी सारे उनके पास कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो वो ये सारी चीज़ों को कैसे सॉल्व करेगी? You need to have a very honest discussion with doctor, family members, everyone sitting together. और ये सारी चीज़ों पे हमको खुल के चर्चा करनी है। मैं ये देखता हूँ कि अगर कोई महिला है तो हमारा फर्स्ट एम होना चाहिए कि हम उसको कैंसर मुक्त करें, क्योंकि फीमेल इज़ सच ए बिग पिलर फॉर दैट फैमिली। नाउ इसके बीच में उनका करियर डेफिनेटली अफेक्ट होगा। शी विल हैव टू टेक लीव्स, शी विल हैव टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम अ करियर। बॉडी इमेज, जैसे आपने कहा कि पहले हम लोग पूरे ब्रेस्ट निकालने की बात करते थे, बट नाउ स्टडीज़ हैव शोन कि सारी महिलाओं की ब्रेस्ट की सर्जरी में पूरा ब्रेस्ट हमको नहीं निकालना पड़ता है। इवन पार्शियल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट इज़ एज गुड एज रिमूविंग द एंटायर ब्रेस्ट। तो अब पूरा ब्रेस्ट नहीं निकालना पड़ता है। थर्ड, कीमोथेरेपी से जो हेयर लॉस होता था तो जिससे बॉडी इमेज ख़राब होती थी, नाउ देयर आर टेक्निक्स अवेलेबल, नई कीमोथेरेपी की ऐसी मेडिसिन है जिससे उतना हेयर लॉस नहीं होता है। फोर्थ, देयर आर सोशल ग्रुप्स विच आर अवेलेबल जो ऐसी फीमेल्स का मनोबल बनाती है। सो वी आवरसेल्व्स हैव ए कैंसर सपोर्ट ग्रुप जिसका नाम है विश्वास। तो इसमें सारी महिलाएं मिलती है, ये सारी चर्चा एक दूसरे से करती है। सो दे टेल कि हेयर लॉस होगा तो आप ये अच्छा वीग है, आप इसको पहनो। सो व्हेन यू आर विथ लाइक माइंडेड पीपल, आई थिंक आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, एंजाइटी लेवल कम होता है। एंड जितना हम खुल के ये चीज़ों पे बात करेंगे तो आई थिंक 9 out of the 10 times we see that if the doctor and patient share a good doctor-patient relationship, so 9 out of 10 times these issues can be solved very amicably and patients get comfortable, because for her also her life is most important and this phenomena is temporary. बाल फिर आ जाएंगे, बॉडी इमेज फिर बेटर हो जाएगी. I think this is just a pause. This is not the end. This is what we need to remember. कैंसर के बाद डेटिंग करना, नए रिश्ते बनाना, ये सब एक वुमेन कर सकती हैं. आप क्या सलाह देना चाहेंगे इसमें? 100% she can do. ऐसा कुछ नहीं है कि वो नए रिश्ते नहीं बना सकती है. कैंसर
छूने से, साथ में खाने से, शारीरिक संबंध से एक से दूसरे में नहीं फैलता, ये एक मिथ है। इसको हमको बिल्कुल डिलीट करना चाहिए, अपने माइंड से निकाल देना चाहिए। शी कैन हैव न्यू रिलेशनशिप्स, शी कैन हैव बेबीज, शी कैन हैव फैमिली, सो दिस जस्ट अ मिथ, वी शुड जस्ट इग्नोर दिस। कैंसर सिर्फ एक बड़ी उम्र में हो रहा है या एक मिथक एक कम एज में भी हो रहा है? पहले था कि मेरी प्रैक्टिस में यूजुअली 50-60 ईयर्स की महिलाओं को देखता था, लेकिन आजकल तो मैं हर 4 में से 1 महिलाओं को देखता हूँ कि उनका जो कैंसर है वो शी इज़ इन 40-45 ईयर्स एज ग्रुप। सो हर 4 में से 1 महिलाओं को कैंसर 50 साल की कम उम्र में हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस में। ओके डॉक्टर जायसवाल जी, तो आप कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? कैंसर की ट्रीटमेंट की जब भी बात आती है, ब्रेस्ट कैंसर की खास तौर पे, तो फर्स्ट ईयर टू सी कि जो महिला का ब्रेस्ट कैंसर है वो कौन से प्रकार का ब्रेस्ट कैंसर है। नाउ इट इज़ नॉट वन डिसीज़, महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर 4 प्रकार का होता है। वन इज़ हार्मोनल ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें ऑपरेशन के बाद हार्मोनल टैबलेट्स दी जाती है। सेकेंड इज़ HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, इसमें HER2 जीन के बदलाव की वजह से महिला में कैंसर होता है, तो इसमें ट्रास्टुजुमैब, पर्टुजुमैब जैसे टारगेटेड दवाइयों का इस्तेमाल होता है। थर्ड इज़ ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, जो अक्सर यंग महिलाओं में पाया जाता है। ये थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, इसमें फैलने की रिस्क होती है, तो इसमें अक्सर कीमोथेरेपी से हम लोग शुरू करते हैं और उसके बाद में सर्जरी, रेडिएशन को फॉलोअप करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट डिपेंड करेगी कि कैंसर कौन से स्टेज में है, उसका कौन सा टाइप है, एंड देन वी टीम ऑफ डॉक्टर्स सिट टुगेदर एंड डिसाइड कि ये महिलाओं के लिए हमारा अप्रोच क्या रहेगा। इट इज़ नॉट कि हर महिला को सर्जरी लगेगी, हर महिला की पूरी ब्रेस्ट निकलेगी, हर महिला को कीमो लगेगी, ऐसा नहीं है। कुछ महिलाओं को अगर ब्रेस्ट का ट्यूमर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो पहले कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी से उसे छोटा करेंगे, फिर उसकी सर्जरी होगी, देन रेडिएशन थेरेपी। अगर ब्रेस्ट का लंप 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की छोटी सी गठान है तो यूजुअली हम उसको पहले ऑपरेट करके निकालेंगे और उसके बाद में कीमोथेरेपी की अगर ज़रूरत पड़ती है, टारगेटेड थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है तो देंगे। यदि ट्रिपल नेगेटिव महिला का ब्रेस्ट कैंसर रहता है तो इसमें पहला हमारा प्रेफरेंस रहता है कि हम लोग कीमोथेरेपी के सेशंस को पहले कंप्लीट करें, फिर महिला का ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी होगा एंड देन रेडिएशन। नाउ जब भी हम सर्जरी की बात करते थे तो आज से 20 साल पहले इट वॉज कि हमको पूरी ब्रेस्ट को निकालना है, दैट वॉज टोटल मैस्टेक्टमी। लेकिन अब शिफ्ट आया है, अब स्टडीज़ हमको ये बताती है कि केवल हम पार्शियल ब्रेस्ट को रिमूव करेंगे, जिसे ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी कहते हैं, तब भी हमारे आउटकम्स, हमारे रिजल्ट्स उतने ही बेहतर रहेंगे कि हम टोटल ब्रेस्ट को निकालें। तो अब सारी महिलाओं की पूरी ब्रेस्ट की सर्जरी हम नहीं करते हैं, वी डू अ पार्शियल ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। ओके, तो टारगेटेड थेरेपी और पर्सनलाइज थेरेपी, ये दोनों इलाज में किस तरह बदलाव लाता है? जब हम एडवांस्ड कैंसर की बात करते हैं, यानी स्टेज 3 और स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर की, तो अब साइंस ने हमको ये बता दिया है कि केवल सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी करने से ये कैंसर पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। ये महिलाओं को कुछ और इलाज की ज़रूरत है और यहाँ पे टारगेटेड थेरेपी और पर्सनलाइज थेरेपी अप्रोच का ज़्यादा महत्व है। उदाहरण के लिए अगर कोई महिला है और जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि वो महिला को अगर BRCA नाम का जीन आता है तो अब वो टैबलेट्स अवेलेबल है जो जीन को रोके, तो महिला को ओलापैरेब नाम की टैबलेट खानी है और वो टैबलेट खाने से वो ब्राका जीन पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसका कैंसर रिकरेंस खत्म हो जाएगा। या वो स्टेज 4 में भी कैंसर है तब भी, चाहे वो लिवर में फैला हो, हड्डी में फैला हो, तब भी हमको रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही अगर HER2 पॉजिटिव यानी HER2 जीन की बदलाव की वजह से महिला का ब्रेस्ट कैंसर है तो ऐसी महिलाओं में HER2 टारगेटेड थेरेपी यानी ऐसी दवाई जो HER2 के जीन को ब्लॉक करे, जिसे ट्रास्टुजुमैब, पर्टुजुमैब, ट्रास्टुजुमैब डेरक्सटिकैन, ऐसे विभिन्न नई दवाइयाँ हैं जिसके उपचार से चौथे स्टेज का भी ब्रेस्ट कैंसर, चाहे वो लिवर में फैला हो, हड्डी में फैला हो, लंग में फैला हो, ये पूरा ठीक होते हम हमारी प्रैक्टिस में देख रहे हैं। तो अब गया वो ज़माना बोलने का कि ये महिला को 4th स्टेज का कैंसर है और अब इसे भगवान भरोसे छोड़ दो, अब कुछ नहीं हो सकता है, वैसा नहीं है। अब इलाज चौथे स्टेज में भी मुमकिन है, पर्टिकुलरली अगर हमारा पर्सनलाइज्ड अप्रोच है तो। अब हर महिला का ब्रेस्ट कैंसर का इलाज एक ही समान नहीं होता है, यू हैव टू पर्सनलाइज ट्रीटमेंट फॉर एवरी फीमेल। और यही इस साल के ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की थीम भी है, दैट एवरी कैंसर इज़ यूनिक, every female with a breast cancer is unique and the treatment for that every female has to be personalized.
ऐसा नहीं है कि यही कीमो यही सारी महिलाओं को लेगी, यही दवाई सारी महिलाओं, ऐसा नहीं है. इट हैज़ टू बी अ वेरी वेरी पर्सनलाइज्ड अप्रोच. ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी वुमेन्स काफ़ी नर्वस हो जाती हैं, वो अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान कैसे वापस लाएं? द बेस्ट थिंग इज़ कि ये महिलाओं को एक सोशल ग्रुप से जुड़ना चाहिए, लाइक माइंडेड पर्सन से. जैसे हम हमारे अस्पताल में एक विश्वास कैंसर सपोर्ट ग्रुप चलाते हैं. इसमें ये सारी महिलाएं जिनको ब्रेस्ट कैंसर है और जो ठीक हो चुकी है, वो एक दूसरे की मदद खुद करती है. और जैसे आप लोग किटी पार्टीज़ आपस में करते हो, ऐसी महिलाएं आपस में किटी पार्टीज़ करती है, अपने नेटवर्क में रहती है. तो इससे क्या होता है, व्हेन वी डिस्कस, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कम्स डाउन. अरे यार मेरा तो ये इलाज चल रहा है, मुझको यहाँ पे पेन हो रहा है, एंड देन देयर इज़ अ सपोर्ट कि यार डोंट वरी, यू टेक दिस, यू कंसल्ट योर डॉक्टर. अरे मैं बहुत एंशियस फील कर रही हूँ, कभी ऐसा तो नहीं है कि यार मेरा 2 साल हो गया, अब कैंसर का इलाज चलते हो वापस तो नहीं आ जाएगा. देन देयर इज अनदर लेडी हु कैन टेल कि नहीं यार मैं तो 5 साल से सर्वाइवर हूँ, तो तू क्यों डर रही है. सो आई थिंक बीइंग अ पार्ट ऑफ सोशल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड, रेगुलर विजिटिंग योर डॉक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं कि अब मेरा कैंसर हो गया है, इलाज सक्सेसफुल हो गया तो अब मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी. नहीं, आपको हर 3-3 महीने में फॉलोअप में डॉक्टर के पास जाना है. वो आपको चेक करेंगे, आपके ये इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, आपके एंजाइटी को एड्रेस करेंगे, आपके बोन हेल्थ को एड्रेस करेंगे. दे विल हेल्प यू आउट. ट्रीटमेंट के बाद वुमेन्स को अपने हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो उनको अपनी डाइट चेंज करनी पड़ती है, काफ़ी एक्सरसाइज, वर्कआउट, ये सारी चीज़ें करना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें एक वुमेन को ध्यान में रखनी चाहिए. आई थिंक फ्यू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज़ हर हफ्ते में कम से कम 4 या 5 दिन महिलाओं को 30-40 मिनट एक्सरसाइज कंपलसरी करनी चाहिए. चाहे वो योगा हो, साइकिल चलाना हो, जिम हो, जुम्बा हो, एनीथिंग, वॉकिंग हो, ब्रिस्क वॉकिंग हो, व्हाटएवर. ये नहीं कि हम लोग घर का काम बहुत कर रहे हैं तो हमको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं. ये वमेन अक्सर एक्सक्यूज़ देती है, ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए. हफ्ते में 4-5 दिन आधा 40 मिनट खुद के लिए निकालो. दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये क्या करेगा, आपके बॉडी के जो हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन है, उसके लेवल को कम करेगा. सेकेंड इज डाइट. डाइट प्लेज अ मेजर रोल. यू हैव टू फोकस ऑन डाइट विच हैज़ मोर फाइबर, जैसे हमारे फ्रूट्स है. डाइट विच हैज़ मोर प्रोटीन्स, जैसे हमारी दाल है, पनीर है. अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हो तो एग्स आर गुड, चिकन इज़ गुड, फिश इज़ गुड. रेड मीट को हमको अवॉइड करना है. रेड मीट इज़ यूजुअली नॉट वेरी सेफ फॉर पेशेंट्स. अदर दैन दैट यू शुड टेक अनप्रोसेस्ड फूड, जो हमारे रिफाइंड चीज़ें पैकेट में जो आती है, चिप्स है, जूसेस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, अल्कोहल्स है. आई थिंक वी शुड अवॉइड देम. और खाने पीने का एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि ये टाइम पे ब्रेकफास्ट होगा, ये टाइम में सैलड होगा, ये टाइम में लंच होगा, ये टाइम में डिनर होगा. ये जो जंकिंग की हमारी आदत है कि हम लोग जंक फूड खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, ऑल द टाइम लेट नाइट ईटिंग करेंगे, दिस इज़ मोर प्रॉब्लमेटिक. एंड थर्ड इज़ रेगुलर फॉलोअप एंड स्क्रीनिंग. आई थिंक अगर हम ये 3-4 चीज़ों का ध्यान करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम विल बी इन पॉजिटिव एटीट्यूड. एंड अगर रिकरेंस होता भी है तो वी कैन पिक देम अर्ली. देयर आर वेज ऑफ डीलिंग इट. जी, आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी महिलाओं को जो ये सारी चीज़ों से जूझ रही हैं, जो जिनको ये सारी चीज़ों का डर है कि हाँ मुझे ये हो सकता है, या फिर वो वुमेन्स जो ये सारी चीज़ें महसूस करके एक बैठ चुकी हैं, जिनको हो चुका है ब्रेस्ट कैंसर? पहले तो मैं सारी महिलाओं को फर्स्ट मेरा संदेश ये रहेगा कि स्क्रीनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. स्क्रीनिंग से जाने बचती है. तो ये ना सोचे कि आपको कोई समस्या नहीं है तो आप स्क्रीनिंग ना कराएं. एवरी फीमेल जिनकी एज 45 से ज़्यादा है, भले उनको ब्रेस्ट में कोई भी गठान नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 साल में एक बार जाके अपना मेमोग्राम कराएं. इससे क्या होगा कि अगर कैंसर को हम फर्स्ट स्टेज में पकड़ पाएंगे जब भी उनको होगा. सेकेंड, अगर एज किसी की कम भी है और उसको अगर ब्रेस्ट में छोटी भी गठान लगती है, यू हैव टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट और ए कैंसर डॉक्टर. ज़रूरी नहीं कि ये कैंसर की गठान ही निकले, बट यू हैव टू टेक एक्शंस. एंड थर्ड, अगर कैंसर का डायग्नोसिस होता भी है तो डोंट कंसिडर इट एज ए डेथ सेंटेंस. अगर सबसे क्यूरेबल कोई कैंसर है तो इट इज़ ब्रेस्ट कैंसर इफ़ इट इज़ डिटेक्टेड अर्ली. और अर्ली डिटेक्शन कब होगा? जब हम जल्दी डॉक्टर के पास में पहुँचेंगे. तो इट इज़ नॉट ए डेथ सेंटेंस. ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट अब डिफीट दिस डिसीज़. आई थिंक वी आर इन राइट स्पेस राइट नाउ टू डिफीट दिस डिसीज़. हमारे पास में उपचार है, हमारे पास में अच्छे डॉक्टर है. आई थिंक वी जस्ट हैव टू डिटेक्ट दिस डिसीज़ टाइमली सो दैट वी कैन जस्ट फिनिश दिस डिसीज़ टोटली. सो डॉक्टर जसवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने सिर्फ हमें जानकारी ही नहीं दी है बल्कि आज हमारी वुमेन्स को एक मजबूती दी है, उन पे एक उम्मीद की लौह जलाई है.
तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं हूं आपकी होस्ट अनामिका वर्मा और यह था द कैंसर कन्वर्सेशन। याद रहे, ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ एक उम्र की बीमारी नहीं है। जागरूकता, विज्ञान और अधिकारों के प्रति सजगता के साथ हम इस पर जीत हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।